बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखो कहानी कुछ ऐसी है। कोई भी कंट्री होती है ना, कोई भी कंट्री, हम लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं इंडिया का, मेरा भारत महान। कोई भी कंट्री होती है वो एज एन इंडिविजुअल नहीं रह सकती। मतलब हर कंट्री को किसी ना किसी दूसरी कंट्री की हेल्प कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में चाहिए होती है। जैसे इंडिया को जो भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, सबसे किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है। तो हर कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज होता रहता है। तो हम अपने पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि जो इंडिया है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी और कंट्रीज हैं और इंडिया के बीच में कोई ना कोई फॉर्म का एक्सचेंज होता रहता है। और वो एक्सचेंज वेरियस टाइप्स का होता है, बट एक्सचेंज होता जरूर है क्योंकि हर कंट्री को किसी ना किसी दूसरी कंट्री की हेल्प चाहिए होती है। अभी जो बीच इनके बीच में एक्सचेंज है या कह सकते हो ट्रांजैक्शन है, वो 5 टाइप्स का होता है। क्या होता है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है विजिबल आइटम्स का। विजिबल आइटम से मेरा क्या मतलब है? विजिबल आइटम से मतलब होता है गुड्स। यहां पे विजिबल आइटम्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये उन चीजों को रेफर करता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। समथिंग विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन मेजर, वो क्या होता है? गुड्स। जो गुड्स हैं वो कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहते हैं। ऐसे कुछ गुड्स हैं जो सिर्फ इंडिया में बनते हैं और वो बाहर कंट्रीज में भेजे जाते हैं इंडिया के द्वारा। और ऐसे भी गुड्स हैं जो सिर्फ बाहर बनते हैं और वो बाहर बन के इंडिया में आते हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसे सारे काइंड ऑफ गुड्स का ट्रेड किस में आता है? विजिबल आइटम्स की कैटेगरी के अंडर। और तुम अगर नोटिस करोगे यहां पे मैंने 2 साइडेड एरो ड्रॉ करी है। क्या मतलब? ये कोई एक साइडेड नहीं है। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है और वो बाकी कंट्री से इंपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया जब बाहर भेजे गुड्स, इंपोर्ट मतलब जब बाहर से इंडिया में आए गुड्स। तो दोनों काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए ये 2 साइडेड है। ऑल राइट, नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी में आती है इनविजिबल आइटम्स का ट्रेड। इनविजिबल आइटम्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज। अब इसका नाम इनविजिबल क्यों है? कॉमन सेंस। सर्विसेज आर इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब हम इनको टच नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। जो सर्विसेज हैं वो एक कंट्री हो सकता है किसी दूसरी कंट्री को कुछ सर्विसेज देती हो, बट इन सारी सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। सर्विसेज आर इनविजिबल, उनको हम टच नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी काइंड ऑफ सर्विसेज, इट कुड बी शिपिंग, इट कुड बी बैंकिंग, इट कुड बी इंश्योरेंस, ऐसी सारी सर्विसेज कौन सी कैटेगरी के अंडर आती हैं? इनविजिबल आइटम्स। अगेन व्हेन वी आर रेफरिंग टू इनविजिबल आइटम्स, हम दोनों की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स जब इंडिया बाहर सर्विसेज भेजे, एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स जब बाहर की कंट्रीज इंडिया को सर्विसेज दे। बोथ आर इंक्लूडेड। ऑल राइट, थर्ड। थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है? जब लेट्स से कोई इंडिया का रेजिडेंट है, मान लो कोई इंडिया का बंदा है, उसने कहीं बाहर किसी और कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद रखी है और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देता है। तो जो भी रेंटल इनकम है जो बाहर से इंडिया में उस बंदे के पास आएगी, इंडियन रेजिडेंट के पास, वो अगेन किसके अंडर आएगी? इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है कोई बाहर का बंदा हो जिसने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रखी हो, तो उसकी रेंटल इनकम इंडिया से बाहर जाएगी। अगेन दोनों तरफ होगा। तो ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट इनकम, इट कुड बी रेंट, इट कुड बी डिविडेंड, इट कुड बी प्रॉफिट, कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम जब इंडिया से बाहर जाए या बाहर से इंडिया में आए, वो सारी आती है अंडर इन्वेस्टमेंट इनकम। ऑल राइट, फोर्थ कैटेगरी है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? एक तरफा ट्रांजैक्शंस। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस सिर्फ जिसमें सिर्फ वन साइडेड हो, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिस पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा। ये और ट्रांजैक्शंस की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती, इस पे सिर्फ मेरा हक है। एक तरफा ट्रांजैक्शन, ताकत ही कुछ और होती और ट्रांजैक्शन की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती। सिर्फ मेरा हक है, इसमें सिर्फ मेरा। जोक्स अपार्ट, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, एक तरफा। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ एक ही बंदा हो, इसमें ऑपोजिट होना जरूरी नहीं है। क्या मतलब? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कोई बंदा है जो बाहर रहता है, कहीं पर भी, यूएस में रहता है, ठीक है, वो यूएस का रेजिडेंट है। उसकी जो फैमिली है वो इंडिया में रहती है। तो वो क्या करता है? हर साल अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट अपनी फैमिली को इंडिया में भेज देता है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ यूनिलैटरल ट्रांसफर। इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ
उस बंदे ने पैसे भेजे, अब जरूरी नहीं है उसकी फैमिली भी उसको पैसे भेजे। इट वॉज यूनिलैटरल, वन साइडेड, पेमेंट सिर्फ बाहर से यहां हुई। ऐसी यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस हो सकता है इंडिया से बाहर जाएं या बाहर से इंडिया में आए, ऐसी होती रहती है। बट ऐसी सारी यूनिलैटरल वन साइडेड ट्रांसफर्स को हम फोर्थ कैटेगरी के अंडर इंक्लूड करते हैं। और फाइनल एक और कैटेगरी होती है विच इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज कम या ज्यादा हो। किसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और द रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। मतलब कि अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है, उसने कोई ट्रांजैक्शन करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जिसकी वजह से उसके एसेट बढ़े या कम हुए या लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस किसके अंडर इंक्लूड होंगी? कैपिटल ट्रांजैक्शंस। और सेम उल्टा भी ट्रू है, मतलब कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने, कोई और कंट्री के रेजिडेंट्स ने जब इंडिया के रेजिडेंट्स या इंडिया के गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी जिस ट्रांजैक्शन के करने से इंडिया के असेट लाइबिलिटीज कम या ज्यादा हुए, ऐसी सारी ट्रांजैक्शन किसके अंडर आएंगी? कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंडर। ना दीज वर ऑल द 5 काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं किसी भी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। तुम खुद एनालाइज कर सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, कुछ भी जो इंडिया और बाहर की कंट्रीज के बीच में होती हो, वो किसी इन 5 में से ही एक कैटेगरी के अंडर लाई करेगी। अभी जो पांचों ट्रांजैक्शन थी ना, ये एक काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये सारी ट्रांजैक्शन कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है भैया? बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रांसफर हो टाइटल का या ओनरशिप का, ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा, हमने पहले एग्जांपल में कहा था कि जी गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है। लेट्स से जब गुड्स इंडिया से बाहर जाते हैं तो हो क्या रहा है? बेसिकली जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है वो इंडिया से किसी बाहर की कंट्री को जा रही है। सो दैट इज द रीजन व्हाई विजिबल आइटम इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है किसका? गुड्स का। अब जब सर्विसेज का हो, जो हमारे किस कैटेगरी में हुआ? सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में सर्विसेज का ट्रांसफर हुआ था, यानी कि शिपिंग हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, इंश्योरेंस, कैसी भी सर्विस की ओनरशिप या टाइटल किसी दूसरी कंट्री को दे दी गई। सो अगेन इनविजिबल आइटम भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई। तीसरा, मनी। जब भी मनी का ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो, जो कौन सी कैटेगरी में हुआ? थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में जो पैसा था, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की इनकम थी, जो इन्वेस्टमेंट की कमाई थी, उसका ट्रांसफर हुआ। हो सकता है वो इनकम इंडिया ने बाहर दी हो या बाहर से इंडिया में आई हो, बट पैसे का ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर में भी पैसे का टाइटल चेंज हुआ। जब किसी बाहर वाले बंदे ने यूनिलैटरल ट्रांसफर किया तब पैसे का ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ, या उल्टा भी ट्रू है। और फाइनली जब ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो ऑफ एसेट्स, जो कौन सी कैटेगरी में हुआ? फोर्थ वाली कैटेगरी में। फोर्थ वाली कैटेगरी में जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनका ट्रांसफर हुआ। हो सकता है वो ट्रांसफर इंडिया से बाहर को हो या बाहर से इंडिया में, बट ट्रांसफर हुआ किसका? एसेट्स का। हेंस कैपिटल ट्रांजैक्शन इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ये पांचों क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्यों? क्योंकि इनमें इन 4 चीजों का ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ है। ठीक है जी, ये तो आ गया हमें समझ। अब हमने ये तो समझ लिया कि किसी भी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ये 5 काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। बहुत बढ़िया। अब कहानी कुछ आगे ऐसे बढ़ी, इकोनॉमिस्ट को पता चल गया कि जी ऐसे ऐसे टाइप्स की ट्रांजैक्शन होती है। बट ओवर द टाइम इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज करा कि जी इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। मतलब किसी भी कंट्री को पता होना चाहिए कि जी उसने कितने विजिबल आइटम एक्सपोर्ट करे, कितने इंपोर्ट करे, कितने इनविजिबल आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम बाहर से आई और कितनी एक कंट्री ने बाहर को दी। तो इनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि किसी भी कंट्री को इन 5 चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए एक टेबल के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से। और उस टेबल या उस अकाउंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? BOP अकाउंट, यानी कि
बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब जी डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है? बिल्कुल है। हम एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर टेबल में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या आता है मैंने समझा दिया। ये पांचों चीजें क्या है? दीज आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने अपने केस में क्या देखा था? इंडिया के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी किसी भी कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो, उनके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को कहते हैं बीओपी। और ये सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जनरली इसे एक वन ईयर के लिए बनाते हैं। सो इट इज जनरली फॉर ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि एक साल के अंदर एक कंट्री के रेजिडेंट्स और बाकी सारी कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई, उनके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को कहते हैं बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है जी, ये तो हमें पूरी इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब इकोनॉमिस्ट ने ये तो देख लिया कि जी इन पांचों चीजों का हमने रिकॉर्ड कर लिया बीओपी अकाउंट के अंदर, पर उन्हें देखा बीओपी अकाउंट अभी भी ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब उसको हम इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने देखा इसको और बेटर करा जा सकता है। कैसे? उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो पांचों के पांचों आइटम हैं हमारे बीओपी अकाउंट के अंदर, उन सबकी दो साइड्स होती हैं। क्या मतलब? इनविजिबल आइटम का कुछ एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। इनविजिबल का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट इनकम भी आती है और जाती है। मतलब हर ट्रांजैक्शन में एक इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। इनफ्लो आउटफ्लो किस चीज का? पैसे का। तो उन्होंने क्या कहा कि जी बीओपी अकाउंट को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट दो। मतलब एक बीच में लाइन खींच दो, एक साइड पे रिकॉर्ड कर लो सारे इनफ्लोज, और सारे इनफ्लोज को क्या नाम दे दिया? क्रेडिट आइटम्स। यानी कि जब भी पैसे का इनफ्लो हो, इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट आइटम। और जब भी पैसे का आउटफ्लो हो तो उसको राइट पे रिकॉर्ड करो और उसको नाम दे दो डेबिट आइटम्स। कंफ्यूजन हो रही है? रुको और क्लियर करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या करा जी, एक एक चीज को, पांचों चीजों को दो अलग अलग पार्ट में बांटो। विजिबल आइटम, विजिबल आइटम में किस चीज का ट्रेड होता है? विजिबल चीजों का, यानी कि गुड्स, फिजिकल गुड्स। तो उन्होंने क्या कहा? विजिबल आइटम्स में एक साइड आएगा गुड्स एक्सपोर्टेड, एक साइड आएगा गुड्स इंपोर्टेड। अब ये क्रेडिट और ये डेबिट क्यों है? इसके पीछे इनफ्लो आउटफ्लो का लॉजिक है। क्या है वो मैं समझाता हूं। देखो, हम कहते हैं इसको मान लो जी इंडिया, मेरा भारत महान, और एक साइड ले लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आरओडब्ल्यू का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब भी इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब इंडिया बाहर की कंट्री को अपने गुड्स बेचे, तो इंडिया के गुड्स जब बाहर गए, किसी भी कंट्री को बेच सकता है, तो दूसरी कंट्री बदले में क्या देगी? पैसे देगी। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल गिव इंडिया मनी बदले में। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहां पे? जो पैसा है उसका इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो? पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है। ये रीजन है कि जब भी गुड्स एक्सपोर्ट हो तो वो क्रेडिट साइड पे, यानी कि इनफ्लो वाली साइड पे लिस्ट होंगे। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। क्या मतलब? जब भी इंडिया गुड्स इंपोर्ट करे, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब बाहर से गुड्स इंडिया में आए। कोई भी कंट्री जब इंडिया को गुड्स बेचती है, इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब इंडिया बाहर से गुड्स खरीदेगी, बदले में क्या देगी? बदले में देगी पैसा, यानी कि मनी। तो इस केस में मनी अंदर जा रहा है या बाहर? पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। तुम यहां देख भी सकते हो, पैसा इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को गया। सो सिंस इट इज एन आउटफ्लो, तो गुड्स का इंपोर्ट कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड पे। अब हर ट्रांजैक्शन के साथ ऐसा ही होगा। तुम्हें यह देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में पैसे का कंट्री के पर्सपेक्टिव से आना हो रहा है या जाना। जब इनफ्लो क्रेडिट साइड, जब आउटफ्लो डेबिट साइड। अब हर ट्रांजैक्शन को ऐसे ऑब्जर्व करके लिस्ट करते रहते हैं। क्या मतलब? अगला क्या है? इनविजिबल आइटम, यानी कि सर्विसेज। जब भी सर्विसेज एक्सपोर्ट हो, जब इंडिया दूसरी कंट्री को सर्विसेज दे, बदले में पैसा इनफ्लो आएगा, हेंस क्रेडिट साइड। जब सर्विसेज इंपोर्ट हो, डेबिट साइड।
बहुत बढ़िया। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इनकम। जब भी इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव करी जाए बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया या रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। जब इन्वेस्टमेंट इनकम दी जाए नॉन रेजिडेंट्स को, जो दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, तो पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो, डेबिट साइड। ऑल राइट, नेक्स्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर। जब यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट हो, जब उनका आना हो कंट्री में, जब पैसा अंदर आए, क्रेडिट साइड। जब यूनिलैटरल ट्रांसफर की पेमेंट की जाए, यानी कि बाहर की कंट्री को दी जाए, आउटफ्लो, डेबिट साइड। लास्ट, कैपिटल ट्रांजैक्शन। जब भी कैपिटल रिसीट्स हो, जब कैपिटल ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा आ रहा हो, इनफ्लो हो, क्रेडिट साइड। जब कैपिटल पेमेंट हो, पैसा आउटफ्लो, डेबिट साइड। तो इससे इकोनॉमिस्ट ने करा क्या? इकोनॉमिस्ट ने बीओपी को समझना और आसान बना दिया। उन्होंने क्या कहा, सारे इनफ्लो एक साइड पे रिकॉर्ड हो गए, आउटफ्लो एक साइड पे रिकॉर्ड हो गए, तो इस अकाउंट को इंटरप्रेट करना और आसान हो गया। मजा आया। बट इकोनॉमिस्ट का मन अभी भी नहीं भरा। उन्होंने कहा इसको थोड़ा और अच्छा और प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए, मतलब और आसान हो जाए समझने में। तो उन्होंने क्या कहा, जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है ना, उनको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो अलग अलग सब अकाउंट्स बना दो बीओपी अकाउंट के अंदर। एक अकाउंट बना दो करंट अकाउंट, एक बना दो कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर ऐसी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को नहीं अफेक्ट करती। करंट अकाउंट में उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो हमारे कंट्री के या हमारे रेजिडेंट्स या गवर्नमेंट किसी के भी एसेट्स और द लाइबिलिटीज को अफेक्ट ना करे, वो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के अंदर लिख दो जो ना करे। तो जब गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए, एसेट लाइबिलिटी नहीं अफेक्ट हुई, और सब में एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हुई। और कैपिटल अकाउंट में आप ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अफेक्ट करे। जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल पेमेंट होती है, इनसे कंट्री की एसेट लाइबिलिटी कम ज्यादा होती है। अभी डरो मत, ये जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, हम इन डेप्थ अच्छे से सेपरेट वीडियो में समझेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि जी बीओपी अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी बेसिक इतना समझना बहुत है, ठीक है जी। तो हमारे इकोनॉमिस्ट ने पूरे इस अकाउंट को अलग अलग सेपरेट भी कर दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि ये वाला कॉलम ब्लैंक क्यों छोड़ा? इसके पीछे रीजन है। देखो, होता कुछ ऐसा है, जो मैंने तुम्हें 5 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बताई जो किसी भी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है, ये पांचों बहुत ही वैलिड हैं। बट इन पांचों में से एक ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस में से उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और वो कौन सा होता है? ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा होता है। सर्विस का होता है, इन्वेस्टमेंट का भी होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी होते हैं, कैपिटल रिसीट भी होती है, ये सब कुछ होता है। बट जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो सबसे ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है, वो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जी बीओपी के अंदर एक और ऐसा मेजरमेंट का टूल डाल दो जो ये नाप सके कि जी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सेपरेटली कितना नेट अमाउंट है। उसको उन्होंने, उस मेजरमेंट टूल को क्या नाम दिया? उसको नाम दे दिया जी बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ये सारी ट्रांजैक्शन को देखता है। ये सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड है, सिर्फ ट्रेड का बैलेंस, यानी कि किस चीज का? ट्रेड्स, गुड्स का। और इसे कैसे निकालते हैं? विजिबल एक्सपोर्ट्स। विजिबल एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या? गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस विजिबल इंपोर्ट्स, यानी कि गुड्स इंपोर्टेड। तो गुड्स, जो सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात कर रहा हूं, जब फिजिकल गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगेन, बैलेंस ऑफ ट्रेड को इन डेप्थ अगली वीडियो में समझेंगे, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जी हमारे इकोनॉमिस्ट ने एक बढ़िया बीओपी अकाउंट बना दिया, जिनको उन्हें अलग अलग कैटेगरी, दो सब अकाउंट में डिवाइड करके, बिल्कुल क्लियर, मस्त, इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आसान होगी। अब एक फाइनल और चीज, ये यहां पे हमने कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट लिखा है। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। क्या मतलब? इनके अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शन हो सकती है। जैसे कि क्या? मेजरली 3 टाइप की ट्रांजैक्शन होती है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। सबसे पहली, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। जब भी इंडिया बाहर की कंट्री से बोरो करे, किसी से पैसा उधार पे ले, तो पैसा कंट्री में आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, लोन बाहर से लिया, पैसा आया, तो बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, क्रेडिट साइड। लेंडिंग्स टू अब्रॉड,
हो सकता है इंडिया किसी बाहर की कंट्री को लोन दे। लेट्स से इंडिया ने यूएस को लोन दिया। जब इंडिया यूएस को लोन देगी तो इंडिया से पैसा यूएस को जाएगा, बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा, इसीलिए लेंडिंग टू अब्रॉड डेबिट साइड पे। ऐसी और भी ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। ये सब कुछ इन डेप्थ बाद में समझेंगे जो मैंने कैपिटल अकाउंट की वीडियो बनाई है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि जी ये मेन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। और ये सारी ट्रांजैक्शन अगेन जितनी भी हैं, दीज अफेक्ट द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज, इसलिए ये आ रही हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। ऑल राइट, तो ये हमारा पूरा बन के आ चुका है अब बीओपी का अकाउंट, ऐसा कुछ दिखता है। अब एक फाइनल और चीज, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना बीओपी अकाउंट के अंदर, इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। यानी कि जो भी तुम्हें ब्लू में हाईलाइटेड दिख रही है, उन ट्रांजैक्शन या उन आइटम्स को कहा जाता है ऑटोनॉमस आइटम्स, और जो येलो में दिख रही है उन आइटम को कहा जाता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये क्या होते हैं अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि बीओपी अकाउंट के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बीओपी अकाउंट के अंदर होती हैं। अब अगर तुम इस टेबल को जो मैंने अभी ड्रॉ करी है ना, इसको देख लो, तो पूरा चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट का यही है। पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, पूरे चैप्टर में बस यही है पूरा अकाउंट। मैंने सारी चीजें इस टेबल के अंदर मेंशन कर दी। अब हमारा एम बस ये है एक सेपरेट वीडियो में ये समझना कि जी करंट अकाउंट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसे इन डेप्थ समझना। एक वीडियो में ये समझेंगे कि कैपिटल अकाउंट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होता है इन डेप्थ, और एक में सीखेंगे कि ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। बस ये तीन चीजें समझनी है और चैप्टर फिनिश। Oh my God! Wow! This was the entire video. I hope the concept is clear.